स्वागत है आपका टीचिंग वर्ल्ड 288 में। आज हम फिर से आपको एक नई सीरीज़ के साथ जुड़े हैं आपके साथ, जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, यानी कि राष्ट्रपति की जमानत राशि। उसके बहुत सारा बड़ा चैप्टर है वो, तो उसी के अकॉर्डिंग आधा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था और अब आधा जो है मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। क्योंकि ये बड़ा है मतलब क्लास, इस वजह से हाफ करके, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको सेशन बाय सेशन करके बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से राष्ट्रपति की जमानत राशि, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वो सब समझ में आ जाए। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या मेरी कंटेंट आपको हेल्पफुल लगती है तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए बिना देरी किए हम आपको क्लास की ओर, सेशन की ओर ले चलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में चुनाव लड़ने के पूर्व यानी कि राष्ट्रपति के 15,000 रुपये जमानत के रूप में मैंने बताया था कि आरबीआई के पास रखनी होती है। किसे? तो राष्ट्रपति को रखनी होती है। और जब वो चुनाव हार जाते हैं तो वही उनका जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। कितना? तो 15,000 रुपये किसके अंडर में जमा की जाती है? तो आरबीआई के अंडर में जमा की जाती है। देखिए अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव का कोटा के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के कोटा के बारे में, जमानत जब्त होने के बारे में भी विवरण किया गया है। आइए उसी के संदर्भ में आपको आगे का क्लास मैं बताती हूँ, पढ़ाती हूँ कि क्या है। देखिए कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में क्या कह रहा है? कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में वही राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहता है, वही जो पहले से पद ग्रहण किए हुए हैं, वही राष्ट्रपति जब तक पद पर रहता है, जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन ना हो जाए, वह तब तक रहता है। हारने के बाद भी वह उसी पर पद ग्रहण करे हुआ रहता है राष्ट्रपति, जब तक कि उसका दूसरा निर्वाचन नहीं हो जाए, दूसरे जो राष्ट्रपति नहीं बन जाए, तब तक वो रहता ही है। शेष 4 परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को लगाया जाता है, यानी कि उस समय जो है वो सिर्फ पद पे रहता है, लेकिन उसकी जो है पावर जो होती है वो उपराष्ट्रपति अपना लगाते हैं इस दौरान। ठीक है, आगे देख लेंगे। अब तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उनके अपने कार्यकाल के दौरान हुई है। आइए जानते हैं कौन वह 2 राष्ट्रपति हैं जिनके अपने कार्यकाल के समय में जो है मृत्यु हो गई, जबकि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। देखिए पहला हो जाएगा बीवी गिरी। बीवी गिरी का मैंने आपको बताया था कि इनका 2 बार जो है चुनाव हुआ था। 3 मई हारने के बाद, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। ठीक है, जाकिर हुसैन के बाद आए। ये किनके? बीवी गिरी किनके बाद आए हैं? तो जाकिर हुसैन के बाद आए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बन सकते हैं, बीवी गिरी के बाद कौन से जो है राष्ट्रपति पद ग्रहण किए थे? तो जाकिर हुसैन किए थे। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, प्लीज इसे देखेंगे। आगे देख लेते हैं। दो क्या कह रहा है? 2 क्या कह रहा है, देखिए इसे। देखिए मोहम्मद दयाउतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक बीवी गिरी के त्याग पत्र के कारण आए, यानी कि उनके त्याग पत्र के कारण आए। मोहम्मद क्यों आए? तो दयातुल्ला उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे उस समय? दयातुल्ला। तो 1969 में जो बीवी गिरी के त्यागपत्र के कारण आए, और वे उस समय क्या थे? दयातुल्ला। तो वह उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तथ्य। अब देख लेते हैं, 3 देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा क्या कह रहा है? बीडी जत्था नाम है ये। बीडी जत्था 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण आए। देखिए ये तीसरे नंबर पे है, वो कौन है? तो बीडी जत्था है, जो 11 फरवरी कब आए? तो 11 फरवरी 1970 से 25 जुलाई 1977 तक आए। किनकी कार्यकाल मृत्यु के कारण आए थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण जो है उन्हें राष्ट्रपति पद ग्रहण करना पड़ा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए राष्ट्रपति रिमार्क, यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। अवैध घोषित होने की शर्तें क्या हैं? देखिए अवैध घोषित होने के बाद क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा। राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन चुनाव अवैध घोषित हो जाता है तो उसके जो कार्य पहले से किए हुए हैं वे अवैध नहीं घोषित किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते हैं।
राष्ट्रपति जो है कोई भी कार्य वह स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि मंत्रिमंडल के सिफारिश पर करते हैं। किन की सिफारिश पे करते हैं? मंत्रिमंडल के सिफारिश पे करते हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियाँ। आइए राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानते हैं। विभिन्न शक्तियाँ, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, विभिन्न शक्तियाँ क्या है, आइए देखते हैं। उनके अंतर्गत जो उनके पावर है, उनकी शक्तियाँ हैं, उनके बारे में जानेंगे, हम आपको अवगत कराएंगे। पहले में क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या है तो कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, विधायी शक्तियाँ यानी कि लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, वित्तीय शक्तियाँ यानी कि फाइनेंशियल पावर भी उनके पास है, फाइनेंशियल पावर भी राष्ट्रपति के पास है, वित्तीय शक्तियाँ भी, फाइनेंशियल पावर भी है। अब चौथा देख लेते हैं, न्यायिक शक्तियाँ यानी कि जुडिशियल पावर, ठीक है। पांचवा हो जाएगा सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर, और छठा हो जाएगा राजनीतिक शक्तियाँ इनकी डिप्लोमेट्रिक पावर, और सातवां हो जाएगा आपातकालीन शक्तियाँ यानी कि इमरजेंसी पावर। जानते हैं इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति ही लगाते हैं। अगर किसी भी राज्य में परेशानियां होती हैं या फिर आपातकालीन की ज़रूरत होती है या मारधाड़ होते हैं या फिर कुछ ये हो जाती है तो आपातकालीन घोषित जो है राष्ट्रपति कर देते हैं, तो ये भी शक्ति उनके पास है। 8 देख लेते हैं, विशेष शक्ति यानी कि ये विशेष शक्ति क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, 1 क्या है, कार्यकारी शक्तियाँ। अब कार्यकारी शक्तियाँ पहला जो मैंने बताया था कार्यकारी शक्तियाँ, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में जानते हैं, इसके तहत क्या होता है, तो देखिए इसके तहत राष्ट्रपति का कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं, तो देखिए विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। जैसे कि आईएएस की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्लियर क्या हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री, यूपीएससी, वित्त आयोग, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत प्रश्न आते हैं, देखिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं, प्लीज़ इसे दोबारा आप ज़रूर देखेंगे। क्या क्या है फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो जैसे कि प्रधानमंत्री, यूपीएससी, प्रधानमंत्री, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल में ये प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी, वित्त आयोग, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षा आदि, ठीक है। ये किन के अंतर्गत है, तो कार्यवाही किसकी है, तो प्रधानमंत्री की। अब देखते हैं, भारत के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम एवं हस्ताक्षर से ही किए जाते हैं। देखिए भारत में जो सभी कार्य हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वे राष्ट्रपति के नाम एवं हस्ताक्षर से ही किए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, देखिए इस तरीके से 8 मैंने बताया, उसके सूची में जो 8 कार्यवाही जो काम थे वो मैंने बताया, उसी तरीके से ये 8 क्लियरिफिकेशन के साथ दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए विधायकी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर, इसके तहत राष्ट्रपति नियम लागू करना संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये संसद के 17 वसान तथा 17 आहूत करते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना कर दे तब तक विधायक कानून नहीं बना सकते हैं। ये अधिकार भी राष्ट्रपति को है। अगर देखिए कोई भी कानून संसद से पारित हो गया यानी कि बना, लेकिन वो पारित नहीं हुआ, तो वो क्या पारित, तो फाइनल डिसीजन, फाइनल सिग्नेचर किसके होते हैं, तो वो जो है किसी भी कानून जो बनते हैं तो वो राष्ट्रपति के अंडरगन, यानी कि जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक वे कानून जो है देश में लागू नहीं होती है, या वो कानून जो है बनती नहीं है पूर्ण तौर पे। लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है राष्ट्रपति ही उस पर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे 33, आर्टिकल 33 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे समझेंगे हम लोग। आर्टिकल 33 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 33, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है, निरास्त, ठीक है। ये हम लोग को मालूम है, 2 एंग्लो इंडियन बुलाए जाते हैं जब राष्ट्रपति की चुनाव होती है, तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अब देख लेंगे ये किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 331 में दिया हुआ है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आर्टिकल
आर्टिकल 32 देख लेते हैं। राज्य विधानसभा में SC ST के आरक्षण राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो विधानसभा में SC ST को आरक्षण, यानी कि SC ST को जो आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड? तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये आर्टिकल कितने में है? तो 332 आर्टिकल में है, याद रखेंगे इसे। अब वित्त शक्तियाँ देख लेते हैं। फाइनेंशियल पावर, इसके तहत जो है राष्ट्रपति आपात स्थितियों में 500 करोड़ रुपया तक की राशि आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। फाइनेंशियल का पावर बता रही हूँ मैं आपको, वित्त शक्तियाँ, इसके तहत जो है राष्ट्रपति आपात स्थितियों में, अगर आपातकालीन कहीं पे लगा है, आपात स्थितियों में 500 करोड़ रुपये तक की राशि आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखिए, ये जितने भी मैं आपको तथ्य बता रही हूँ, जितनी भी लाइनें यहाँ में मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप अगर आप ढंग से इसे पढ़ेंगे तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके थ्रू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये सिर्फ BPSC के लिए या फिर कोई और भी एग्ज़ाम्स के लिए, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये देखिए थ्योरी है। अब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बताती हूँ, पहले थ्योरी पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखिए, संरक्षित निधि से धन निकालने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। सही बात है, धन निकालने से पहले किससे अनुमति ली जाती है? तो राष्ट्रपति से ली जाती है। ठीक है, केंद्र तथा राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में टैक्स का बंटवारा होता है तो उसके लिए जो है आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये भी कार्यवाही जो है राष्ट्रपति के अंडर आती है। ठीक है, अब न्यायिक शक्ति का देख लेते हैं। क्या कह रहा है? न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर, यानी कि अनुच्छेद 72 के तहत। देखिए, ये जो आर्टिकल है ना फ्रेंड्स, ये आर्टिकल सबको याद नहीं रहता है, तो देखिए इसे नोट कर लें। ठीक है, और ये याद जल्दी होते भी नहीं है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्री की सलाह लेते हैं। अगर किसी को सज़ा मिल रहा है या किसी के ऊपर कुछ आरोप लगे हैं या फिर उसे उम्र कैद है या होने वाली है या फिर उसे जो है फांसी होने वाली है, तो अगर क्षमादान भी वे करते हैं तो वह किससे सलाह लेते हैं? तो मंत्रालय की सलाह लेते हैं। किसकी सलाह लेते हैं? तो मंत्रालय की सलाह लेते हैं। उसके बाद ये कार्य को संपन्न करते हैं। समझ गए? राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना ऊपर, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी भी राज्य को माफ़ कर सकते हैं। पहला हो जाएगा, एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसे एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि आपको, मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा करके भाग ला रही हूँ फ्रेंड्स, इसका क्लास बना कर ला रही हूँ ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो। एक बार बहुत सारे पैराग्राफ्स अगर मैंने बना दिए क्लास और उसमें बहुत सारा एक बार में अगर आप पढ़ते हैं वो सारे क्लास में, तो वो कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। फिर आपका अनुच्छेद आर्टिकल जो है कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे, किस अनुच्छेद में क्या था, किस अनुच्छेद में क्या था। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या हो जाएगा ना, राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। पहला हो जाएगा क्षमा, पार्डन। जब राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को पूरी तरह माफ़ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमा कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं, लघुकरण, कमोट। इसमें राष्ट्रपति सज़ा के प्रकृति को बदल देते हैं। अगर किसी की बहुत बड़े सज़ा हैं तो उसे छोटी सज़ा में बदल देते हैं, किंतु समय नहीं घटाते। क्या नहीं घटाते हैं? समय नहीं घटाते हैं। अगर बहुत कठोर सज़ा दिया गया तो उसे थोड़ा सा कम कर देते हैं, कम अवधि के हिसाब से उसे कर देते हैं, लेकिन समय जो अंतराल होता है, जैसे कि किसी को उम्र कैद दिया गया तो वो उम्र कैद नहीं घटाएंगे, उनको ये प्रावधान उनके इख्तियार में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि ये सज़ा मिला आपको तो दूसरे सज़ा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ, देखिए फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास, 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास के रूप में जो है इसे कर देते हैं। ठीक है, समझ गए अब आप। अब आगे देखते हैं परिहार, रिमिशन। देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्रकृति नहीं बदलते हैं। समय घटाते हैं पर प्रकृति नहीं घटता। अब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं क्या कहा गया है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल के लिए क्या कहा गया है,
10 साल कठोर कारावास को 5 साल का कठोर कारावास, इसका प्रयोग फांसी की सज़ा पर नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 साल 10 साल का सज़ा है भैया, तो 5 साल का सज़ा मिल गया। ठीक है, आपको आधा माफ़ी के तौर पे, और जो ये फांसी की जो सज़ा है इस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन कहीं कहीं पे गुंजाइश हो जाती है। ठीक है, फांसी की सज़ा पर नहीं हो सकता, यहाँ पे तो ये कहा गया है। अब चौथा देख लेते हैं इसका भाग, विराम। रिस्पाइट, किसी बंदी कैदी का यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसकी सज़ा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा देते हैं, जिसे विराम कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। अब 5वां देख लेते हैं, प्रतिलंबन। मैंने ये खान सर केस में भी सुना था पॉडकास्ट में फ्रेंड्स। प्रतिलंबन, रिप्रेव, यानी कि राष्ट्रपति जब फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। अगर रोक लग गया तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो प्रतिलंबन कहते हैं। अगर किसी सज़ा होने वाली है और उस पर रोक लगा देते हैं तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी दया याचिका, मर्सी अपील कर सके। इतनी अच्छी संविधान में हम लोगों की प्रावधान है कि अगर किसी को यानी कि फांसी की भी सज़ा हो चुकी है तो आप प्रतिलंबन लगा के राष्ट्रपति से ये गुजारिश कर सकते हैं कि इस पर स्टे लगाए। स्टे लगाने के लिए जो है ये मर्सी अपील की जाती है, और उसके बाद कैदी जो है अपना तथ्य वहाँ पे देता है कि मतलब जो भी उसके केस में परेशानियां हैं या फिर जो उसके ऊपर अगर इलीगल केस है या इलीगल केस के कारण उसके ऊपर जो फांसी की सज़ा है वो सबके सबूत इकट्ठा करके अगर वो अपील कर सकता है। ठीक है, अब देखिए नोट क्या कह रहा है। देखिए, राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना का कोर्ट, मार्शल कोर्ट दोनों की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से माफ़ के बारे में लिखा हुआ है। किस कोर्ट का? सिविल कोर्ट का तथा सेना कोर्ट का, मार्शल कोर्ट का, दोनों की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। राज्यपाल भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं, किंतु फांसी एवं सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। यानी कि सेना की सज़ा और फांसी के अलावा जितनी भी सज़ा है जो सिविल कोर्ट और मार्शल कोर्ट में है उन्हें वे माफ़ कर सकते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति। अमेरिका की राष्ट्रपति भी सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग कैसे कर लेंगे? देखते हैं सैन्य शक्ति। अब सैन्य शक्ति के बारे में कहा गया है यहाँ पे, मिलिट्री शक्ति के बारे में देखेंगे हम लोग। सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, ये तीनों सेना का प्रधान होता है। ठीक है, अतः यह किसी देश से युद्ध विराम की घोषणा नहीं करता है। घोषणा करता है। राजनीतिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर, ये भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। ठीक है, आगे देख लेंगे। विदेशी जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। विदेश जाने वाले जो मंत्री हैं वे राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। वाह, हमें आज पता चला। आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर के बारे में देख लेंगे। अब हम लोग इमरजेंसी पावर के बारे में देख लेंगे। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी के बारे में आज हम लोग ये देख लेंगे। अनुच्छेद कितने में दिया हुआ? 352 में कहा गया है। इसका विवरण कितने में है? अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि जब कभी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। कब करते हैं? जब विदेशी आक्रमण आपके देश पर हो जाता है, तो सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है, घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की अनुमोदन मिलना जरूरी है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया हो और लोकसभा पहले से ही भंग हो तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगा। फिर से रिपीट करती हूँ फ्रेंड्स, घोषणा के 30 दिन, अगर आपातकाल घोषणा हो गई और उसके 30 दिन के
भीतर 3 दिन के अंदर संसद के दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा दोनों के अंदर द्वारा राज्य आपातकाल अनुमोदन मिलना ज़रूरी है। अगर यदि नहीं राज्यसभा अनुमोदन कर दिया हो तो लोकसभा पहले से ही भंग हो तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगा। ठीक है, नहीं भी हो सकता तो 30 दिन का वक्त दिया जाता है अनुमोदन करने के लिए। ठीक है, अगर दोनों का अनुमोदन राज्यसभा और लोकसभा भंग है उसके होने के बाद भी। ठीक है, दोनों सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह तक, कब तक? 6 माह तक लागू अनुमोदन, 6 माह तक लागू अनुमोदन अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल सिफारिश किए आपातकाल लगा देते हैं तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। देख लीजिए, अगर मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना अगर राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा देते हैं तो इसकी चुनौती जो है सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया, ये लास्ट है, लास्ट भी नहीं है फ्रेंड्स, इसके आगे भी क्लास है, मतलब इसका ही आधा चैप्टर और है। मैंने आपको पहले कहा कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसका जितना भी आर्टिकल है वे आप नोट कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ये सब आर्टिकल, कौन से आर्टिकल किस काम के में है, तो ये सारे चीज़ तो आपको आएंगे ही आएंगे। अभी जितने भी आगामी परीक्षा है, बीपीएससी TRE 4 हो गया, बीपीएससी प्रीलिम्स हो गया, 72वीं प्रीलिम्स हो गया, जितने भी एग्ज़ाम्स है और भी जितने भी एग्ज़ाम्स इन सब में तो आते ही हैं। पॉलिटिकल साइंस GS में भी आते हैं, जिनके SST पेपर हैं उनमें भी आते हैं। तो इसे आप ज़रूर नोट करके रखें ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। और इसी तरीके का कंटेंट, इसी तरह का क्लास लेने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आप हमारे मनोबल को बढ़ाएं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।